अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है। केपलर का फर्स्ट लॉ हमने कर लिया था, केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट। टाइम पीरियड वो टाइम होगा जिसमें एक प्लैनेट जो है वो सन के गिर्द अपना एक पूरा ऑर्बिटल जो मोशन है वो कंप्लीट कर देगा, यानी रोटेशन कंप्लीट कर देगा। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। सन और प्लैनेट के दरमियान अगर डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सन है एट वन ऑफ फोकस, ये प्लैनेट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ प्लैनेट। यानी अगर हम इसको यूँ लिखें, टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, या फिर हम लिखेंगे टी स्क्वायर, इक्वेशन में चेंज करेंगे कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब आ जाएगा। आर क्यूब को हम यहाँ ला के डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशो टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब की जो है वो हमारे पास कांस्टेंट आती है। ठीक है, ये सब प्लैनेट्स के लिए जो कि सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, और इसको हम दूसरे जो प्लैनेट्स हैं जो दूसरे सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में मौजूद है उन सब पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हमने कंसिडर करना है एक प्लैनेट जिसका मैस MP है, P फॉर प्लैनेट। ठीक है, सन के गिर्द मूव कर रहा है, MS हमने लिया है सन की जो मैस है उसको, और हमें पता है कि इसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल होता है। ठीक है, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन हमने R ले लिया है। अब वो जो लाइन है एलिप्स में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, सेमी मेजर एक्सिस होते हैं, सेमी माइनर एक्सिस होते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होती है 2a के बराबर, उसका हाफ कर लें तो वो कितना बनेगा, a। ये सेमी माइनर एक्सिस है। अब एंगल जो है वो लाइन जो के मीन डिस्टेंस जो प्लैनेट और सन को जो लाइन में ला रही है उसके और सेमी मेजर एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, और C जो है वो पॉइंट है जिसपे सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस जो हैं वो आपस में मिलते हैं। आप लोगों ने ये सारा जो है मैथ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कॉनिक्स में। अब सन जो है वो प्लैनेट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है कि ये जो फोर्स है F किसके इक्वल है, G/MP/MS ओवर R स्क्वायर के। ठीक है, अब यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसे प्रोवाइड करी है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो सन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन पीछे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो इक्वल है MP/V स्क्वायर ओवर R के इक्वल होगी ये। ठीक है, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है रोटेशनल मोशन में, V की जगह हमने R ओमेगा पुट कर देना है। चूंकि V का स्क्वायर है इसलिए R ओमेगा का भी स्क्वायर आ जाएगा। R स्क्वायर में से एक नीचे वाले R से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा MP/R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, लिहाजा हम दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, हम दोनों को इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से मास ऑफ प्लैनेट कैंसल आउट हो जाएगी। ये जो R है इधर आके R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होएगा, R क्यूब बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जो है GMS ओवर R क्यूब हो जाएगा। अब हमें पता है ओमेगा जौन सा है, हमसे कहते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है, वो टाइम जिसके दौरान जो प्लैनेट है वो सन के गिर्द अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, वो टाइम पीरियड है उसका, और उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो से अगर ऐसा है तो फिर ओमेगा जो है वो 2π/T के इक्वल होता है, और ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ ले लेंगे, इधर 4π स्क्वायर आ जाएगा ओवर T स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ये भी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और ये भी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों को हम इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4π स्क्वायर ओवर T स्क्वायर इज इक्वल टू GMS ओवर R क्यूब। हमने बेसिकली रेशियो ले लें, या फिर हम ऐसे करते हैं कि T स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R क्यूब को हम इधर ले आते हैं,
आर क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू GMS t²। और यहाँ से हम GMS को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा t² इज इक्वल टू 4 पाई² ओवर GMS आर क्यूब। अब देखें पाई भी कांस्टेंट है हमारे पास, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सन का जो मैस है वो भी कांस्टेंट है, लिहाजा हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट आ जाएंगी। हम इसको अगर एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रूव कर रहा है हमारे पास जो है केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स को। ठीक है, कि टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मेन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो मेन चीज़ है प्रूव तो हो गया ये, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें हम चेंज करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट लेते हैं और उसका क्यूब लेते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, जब ये प्लैनेट यहाँ पे मौजूद होगा तो बेसिकली जो सन है, यानी अगर सन एक फोकस पे हो और प्लैनेट उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो तो फिर उस सूरत में हमारे पास जो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस है वो हमारे पास आ जाती है। तो लेंथ ऑफ उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेमी मेजर एक्सेस के इक्वल आ जाता है। लिहाजा हम आर को ए क्यूब से रिप्लेस कर देते हैं, लिहाजा हमारे पास आ जाएगा t² इक्वल टू 4 पाई² ए क्यूब ओवर GMS। अब इसको हम सारी ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो सारी वैल्यू है इसको हम कह देते हैं कांस्टेंट और ए क्यूब को उधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं। लिहाजा हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है t² ओवर ए क्यूब जो है वो कांस्टेंट है। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं और फर्दर हम इसको भी कांस्टेंट कह के दोनों से ही हमारे पास केप्लर लॉ ऑफ पीरियड जो है वो प्रूव हो जाएगा।